हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू ऑल इन अनदर लेक्चर। तो आज इस 12th बोर्ड्स हैकर के अंदर हम बायोटेक एंड एप्लीकेशंस को रिवाइज करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लिखने का तरीका सीखेंगे। कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं जहां से इस पे क्वेश्चंस आते हैं, बट इस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जिसे हम करना सीखेंगे। जहां अगर आपने पहले से ऐसे क्वेश्चंस नहीं करे हैं तो आपका दिमाग थोड़ा सा घूम सकता है। क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूं। स्पेशली अगर मैं बात करूं बायोलॉजी सब्जेक्ट की या इवन अदर सब्जेक्ट्स की भी, स्टूडेंट्स बोर्ड्स के अंदर आपको लिखना है बट ओवरराइट नहीं करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रही हूं। अगर आपसे 2 एग्जाम्पल पूछे तो आप 2 ही लिखेंगे, आप अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं झाड़ेंगे कि मुझे तो 10 आते तो मैं 10 की 10 लिख दूं, एग्जामिनर ओवर इंप्रेस हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा, आपसे इरिटेट हो जाएगा, आपके नंबर और कटने लग जाएंगे। अगर आपसे जितना पूछा है आप उतना ही स्पेसिफिकली लिखिए। हाँ, अगर 3 मार्क्स में पूछा है तो थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखोगे, 5 मार्क्स में पूछा है तो उसके साथ एसोसिएटेड डायग्राम भी बनाओगे, थोड़ा सा और डिटेल में लिखोगे, बट लिखना रेलेवेंट ही है। राइट रेलेवेंट ओनली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे कॉपी की कॉपी भर देते हैं। मुझे आज भी याद है, एमबीबीएस में मेरे साथ ऐसा होता था। फर्स्ट टेस्ट था, हमारी एक क्लासमेट थी, अब तो डॉक्टर है, हरियाणा में वो, शी इज अ गायनेक नाउ। तो जैसे ही हमारा फर्स्ट टेस्ट हुआ, मुश्किल से 10 मिनट हुए थे, सर सप्ली। सारे स्टूडेंट्स टेंशन में, हम लोग, हमको हमारे एग्जाम से ज्यादा उसकी टेंशन। बोले इसने अभी से सप्ली मांग ली, सप्ली पे सप्ली, सप्ली पे सप्ली। हमें लग रहा हम कुछ लिख ही नहीं रहे हैं, हमारा पेपर बिल्कुल नंबर कम आने वाले हैं। बाद में पता चला, मतलब जब एक्चुअली रिजल्ट लगना था नोटिस बोर्ड पे, तो वी वर मोर एक्साइटेड कि उसके कितने नंबर आए बजाय कि हमारे कितने नंबर आए। तो नंबर कोई ज्यादा नहीं आए थे, क्योंकि उसने क्या किया, पहला क्वेश्चन आता नहीं था, 2 पेज छोड़ दिए। दूसरा क्वेश्चन आता नहीं था, 1 पेज छोड़ दिया। तीसरा क्वेश्चन लिख दिया, फोर्थ का आंसर लिख दिया। फिफ्थ नहीं आता था, फिर पेज छोड़ दिया। तो जल्दी जल्दी सप्ली मांगी और ढेर सारी सप्ली मांगी। बेटा टीचर इरिटेट हो जाएगा। तो आपको जिस सेक्शन से आता है, जो क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन नंबर को अच्छे से लिखो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 2 लिखा आपने, बी लिखा, उसके पहले आपने सेक्शन लिखा, सेक्शन ए, क्वेश्चन 2 बी। प्रॉपरली लिखो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटी सी बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप जो भी आपका आंसर है वो आपने लिख दिया। उसके बाद एक लाइन क्लियरली छोड़िए। आप चाहें तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर कम स्पेस बची है तो नेक्स्ट पेज से शुरू करिएगा अपना आंसर, और यहां ऐसे लिख दो, पीटीओ प्लीज टर्न ओवर। फिर प्रॉपर सेक्शन, क्वेश्चन नंबर जो आता है उसे पहले अटेम्प्ट करना, और उतना ही अटेम्प्ट करना जितना पूछा गया है। एक्स्ट्रा अकल नहीं दिखानी, ओवर स्मार्ट नहीं बनना, ठीक है? तो आई होप ये टिप आप लोगों को बिल्कुल हेल्प करेगी और आप लोगों के मार्क्स इंक्रीज करेगी और टाइम भी सेव करेगी, क्योंकि आप एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे। तो आइए चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबके चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी। उस स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। बायोटेक एंड एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कुछ मेन टॉपिक्स हैं, जैसे बीटी कॉटन है, पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको है, जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, इंडियन पेटेंट बिल के ऊपर बात की जाती है, बायोपायरेसी पे कॉमनली क्वेश्चन आता है, जीन थेरेपी पे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन पर कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, कोई 2 स्पेसिफिक क्राई जीन्स बताइए जो कॉटन बॉल वर्म्स को कंट्रोल करते हैं। अब 2 पूछे हैं तो आप सिर्फ 2 के नाम लिखेंगे, पर हम एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो यहां मैंने आपके लिए नोट्स लगाए हैं, आइए हम रिवाइज करते हैं ना। स्टूडेंट्स, बेसिकली कॉटन बॉल वर्म कॉटन की बॉल को डिस्ट्रॉय करके कॉटन की यील्ड डिक्रीज कर देता है। एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरिएनजिएंसिस, बीटी। इसका एक जीन है जिसे बीटी जीन कहेंगे, या वो जो प्रोटीन बनाएगा वो क्रिस्टल फॉर्म में है तो उसे क्राई जीन भी कहेंगे। रोतलू नहीं, क्राई, क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाएगा। ये अपने एक पर्टिकुलर फेज में, एक्चुअली जब ये स्पोर फॉर्म में होता है तब ये बीटी या क्राई प्रोटीन बनाता है। ये
प्रोटॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं बैक्टीरिया के अंदर, सो दे डू नॉट किल द बैक्टीरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए, व्हाई दे डू नॉट किल द बैक्टीरिया। लेकिन जब ऐसे बैक्टीरिया को कोई भी इंसेक्ट खाता है, फॉर एग्जांपल इस केस में कॉटन बॉलवर्म, तो इंसेक्ट की गट के अल्कलाइन पीएच में जाकर ये एक्टिवेट होंगे, सॉल्युबलाइज होंगे, उसकी मिडगट के एपिथेलियम में होल्स क्रिएट करेंगे, जिससे वहां वाटर एंटर होगा, वो फूलेगा और फट जाएगा, एंड द इंसेक्ट विल डाई ऑफ स्टारवेशन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ा दिया है, आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी आंसरिंग करेंगे, बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर बहुत खुश होता है, उसको एकदम क्लियर क्लियर दिखता है आप क्या बताना चाह रहे हैं, स्पेशली बायो जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। तो यहां पर क्राई जीन हमारा डिजायर्ड जीन है। अब साइंटिस्ट ने इस जीन को कॉटन प्लांट के अंदर डाल दिया, यानी ये होस्ट है, और अगर प्लांट होस्ट होता है तो हम पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में, वेक्टर होगा टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, और फिर इस प्लांट कॉटन सेल का हम प्लांट टिश्यू कल्चर कर देंगे, यानी सारे कॉटन के सेल्स के अंदर हमारा जीन और हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ताकि जब कॉटन बॉलवर्म इस कॉटन के पेड़ को खाएगा तो ये इनएक्टिव प्रोटीन उसके अंदर जाकर एक्टिवेट होकर उसे मार देगा। लेकिन ये जो जीन है, सारे क्राई जीन्स हैं, बट उसमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। वो डिपेंड करता है किस पेस्ट को मारना है और किस क्रॉप को बचाना है, टारगेटेड पेस्ट एंड क्रॉप पर। जैसे कॉटन बॉलवर्म के लिए 1 AC एंड 2 AB है, और कॉर्न बोरर के लिए 1 AB है। ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। बेटा देखो मैं कैसे याद कराती हूँ, 1 रूम में 1 AC, 1 रूम में 1 AC, तो 1 AC, और 2 है ओरिजिनल AB बॉलीवुड के, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, तो 2 AB। लेकिन अब एक और AB आ गई है, ऐश्वर्या बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, तो 1 AC के साथ 2 AB है, वो है कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करने वाले क्राइजीन्स, और कॉर्न बोरर के लिए है 1 AB। चलिए, सो आइए एक बार हम क्विकली अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमसे पर्टिकुलरली कॉटन बॉलवर्म का पूछा है, तो यहां क्राई 1 AC और क्राई 2 AB ये हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन द केमिकल चेंज जो प्रो इंसुलिन में होगा ताकि वो मैच्योर इंसुलिन बन सके। हम जानते हैं कि मैच्योर इंसुलिन के अंदर A चेन है, B चेन है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए, लेकिन इमैच्योर प्रो इंसुलिन के अंदर एक C चेन है, एक्स्ट्रा C पेप्टाइड, जो मैचुरेशन के टाइम पर रिमूव की जाती है हमारे बीटा सेल्स के अंदर। तो ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, ए चेन बी चेन दोनों के बीच में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाना, ए चेन के अंदर भी एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और इन दोनों चेन्स को कनेक्ट करती है एक्स्ट्रा पेप्टाइड सी चेन। जब मैचुरेशन होगा, सी पेप्टाइड रिमूव हो गई यानी फ्री हो गई, और ये बन गया मैच्योर एक्टिव इंसुलिन। ऐसा हमारे बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास के अंदर होता है। अगर मैं डायरेक्टली इंसुलिन का जीन होस्ट के अंदर, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डालूंगी, तो प्रो इंसुलिन फॉर्म होगा, पर उसको मैच्योर बनाना नहीं आता, और यही मेन चैलेंज था। दिस वाज द बिगेस्ट चैलेंज, गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड ड्यूरिंग इनटू मैच्योर फॉर्म। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1983 जब इंडिया ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, एक अमेरिकन कंपनी एली लिली ने क्या दिमाग लगाया, उसने ए चेन और बी चेन, उन्हें पता था कि इसमें अमीनो एसिड का क्या सीक्वेंस है, यानी कोडॉन्स का क्या सीक्वेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका जीन आर्टिफिशियली लैब में बना लिया, और उसे ई कोलाई होस्ट के अंदर डाला। अगर ई कोलाई बैक्टीरिया होस्ट है तो हम प्लाज्मिड यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर। तो यहां ई कोलाई में ए चेन बनी, दूसरे ई कोलाई में ओनली बी चेन बनी सेपरेटली। उन्होंने दोनों चेन्स निकाल लिया और लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन कर दिया। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एली लिली कंपनी पर भी क्वेश्चन आता है, मेन चैलेंज क्या है उस पर भी क्वेश्चन आता है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आइए देखिए हमने इसे कैसे लिखा है। सो मैमल्स के अंदर इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन, इट नीड्स टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट बिकम्स फुली मैच्योर एंड फंक्शनल, इट कंटेन्स एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड, इट इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन एंड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैचुरेशन इनटू इंसुलिन। यहां पर उन्होंने सिर्फ इतना पूछा है क्या केमिकल चेंज होता है, तो सी चेन रिमूव होती है, ये हमें बताना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया तो आप ऐसे बनाएंगे, बट अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क 4 मार्क 5 मार्क में आता है तो आप साथ में इसका डायग्राम भी बना देंगे, जहां पर आप प्रो इंसुलिन में सी चेन भी बताना ए बी के साथ जुड़ी हुई, और मैच्योर के अंदर फ्री सी बनाकर प्लस ए और बी को डिफरेंट बनाना।
जैसा मैंने बताया। चलिए, what are cry genes and which organism are they present? So cry genes जो होते हैं वो प्रोटीन के क्रिस्टल्स बनाते हैं ड्यूरिंग पर्टिकुलर फेज। ये टॉक्सिक प्रोटीन है, इंसेक्ट को मारने वाला प्रोटीन है, और ये जीन्स हमें बैसिलस थ्यूरिएनजेंसिस नाम के बैक्टीरिया से मिलते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। चलिए, पेशेंट को एडेनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी है, तो आप कौन से ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं? इन्होंने एनी 2 पूछा है, तो आप 2 ही बताएंगे। चलिए आइए एक बार हम क्विकली जीन थेरेपी को डिस्कस कर लेते हैं। जीन थेरेपी मतलब एक फॉल्टी डिफेक्टिव जीन है और उसका हमें करेक्शन करना है, पहली जीन थेरेपी क्वेश्चन आता है 4 ईयर ओल्ड गर्ल को दी गई थी 1990 में, जिसे सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी थी ड्यू टू एडीए डिफेक्टिव जीन, एडेनोसिन डीएमिनेज डिफेक्टिव जीन। ये जीन बेटा लिम्फोसाइट्स के अंदर मिलता है, एक्टिवेट होता है और इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बी टी लिम्फोसाइट्स इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। क्योंकि ये जीन डिफेक्टिव था इसीलिए इम्यून सिस्टम इनका ठप होता है। पहला तरीका ये है कि हम आर्टिफिशियली इस एंजाइम को लेबोरेटरी में बनाएं और फंक्शनल एंजाइम को इंजेक्ट करें, यानी एंजाइम रिप्लेसमेंट, जीन का कोई रोल ही नहीं है। दूसरा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि बोन मैरो में ही सारे सेल्स का ओरिजिन है। और तीसरा जीन थेरेपी। शुरू के 2 टोटली क्योरेबल नहीं है, जीन थेरेपी भी बार बार करनी पड़ेगी। क्यों, उस पर भी अभी हम बात करेंगे। करते क्या है जीन थेरेपी में, बड़ा ध्यान से समझिएगा। नाउ इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली सबसे पहले हमने पेशेंट के ब्लड से लिम्फोसाइट्स निकाल लिए। सपोज मैंने 5 ml ब्लड लिया, उसमें मुझे 100 लिम्फोसाइट्स मिले। मैंने उनका कल्चर किया आउटसाइड बॉडी, यानी मैं उन 100 से 500 बना लूंगी। अब मैं इसके अंदर अपना डिजायर्ड जीन, कौन सा है जो गड़बड़ है, यानी एडीए जीन डालूंगी लिम्फोसाइट के अंदर। तो बेटा लिम्फोसाइट होस्ट है, एनिमल सेल है वो, यानी रेट्रोवायरस, डिसार्म्ड मॉडिफाइड रेट्रोवायरस को वेक्टर की तरह यूज करूंगी। और होस्ट कौन है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड कौन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कौन है, लिम्फोसाइट्स। इन्हें मैं वापस पेशेंट के ब्लड में डाल दूंगी। तो अब इन लिम्फोसाइट्स के पास एक फंक्शनल एडीए जीन है, जिससे एडीए एंजाइम बनेगा और इम्यून सिस्टम बढ़िया काम करेगा। बट इस पर बहुत क्वेश्चन आता है कि इसको बार बार करना पड़ेगा, पीरियोडिक इन्फ्यूजन्स। क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट्स की एक पर्टिकुलर उम्र होती है, तकरीबन 1 मंथ, उसमें वो मर जाएंगे। तो नए लिम्फोसाइट्स फिर से जेनेटिकली इंजीनियर करके डालने पड़ेंगे, एज दे आर नॉट इमॉर्टल, वो अमर नहीं है। हाँ, परमानेंट क्योर कब होगा, इस पे भी क्वेश्चन आता है, अगर आप अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन थेरेपी दे दें। क्योंकि बेटा अर्ली एम्ब्रियोनिक, एनिमल्स की बात करूं, अप टू 8 to 16 सेल स्टेज जब हमारा एम्ब्रियो होता है, अर्ली एम्ब्रियो शुरू का, तो टोटीपोटेंट स्टेम सेल है, यानी अब इसके बाद पूरी जिंदगी जितने भी सेल्स बनेंगे इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स, उनके अंदर एडीए जीन आएगा और लिम्फोसाइट के अंदर वो फंक्शनल होगा। तो वहां पर ये परमानेंट क्योर है, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। यहां एक और मजेदार बात आपको बताती हूं कि एडीए का सी डीएनए डालते हैं, इसका क्या मतलब है, आनंद आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। देखो, लिम्फोसाइट के अंदर जो होस्ट सेल है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। नेचुरली एनिमल का सेल है, ह्यूमन का सेल है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। और आप रेट्रोवायरस को यूज कर रहे हैं एज अ वेक्टर। रेट्रोवायरस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। आपने जो एडीए जीन लिया है, आपको उसे रेट्रोवायरस के आरएनए के साथ जोड़ना है। तो बेटा आप डीएनए को आरएनए के साथ नहीं जोड़ सकते, तो पहले इस जीन यानी इस डीएनए का आरएनए बनाना पड़ता है, तभी आरएनए से आरएनए जोड़ोगे आप। तो जो वायरस का आरएनए है, रेट्रोवायरस का, और एडीए का आरएनए है, ये दोनों आपने ज्वाइन कर होस्ट सेल में डाला। और आपको पता है रेट्रोवायरस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, तो वो इस पूरे आरएनए को डीएनए में फिर से चेंज करेगा। क्यों करेगा चेंज? क्योंकि होस्ट के अंदर डीएनए है, तो डीएनए के साथ डीएनए ही जुड़ेगा, तभी डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन एंजाइम बनेगा। तो जब भी आरएनए से डीएनए बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, उसे कॉम्प्लीमेंट्री यानी सी डीएनए बोलते हैं। तो आप एक्चुअली क्या डाल रहे हैं, आप सी डीएनए डाल रहे हैं, यानी आरएनए से दोबारा डीएनए बनाकर फिर डाल रहे हैं। तो ये बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इस एक ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लार्जेस्ट यानी लिम्फोसाइट है होस्ट, एडीए का सी डीएनए डाल रहे हैं डिजायर्ड जीन, रेट्रोवायरस को यूज कर रहे हैं एज अ वेक्टर इन जीन थेरेपी।
आइए, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होंगे, हम देख लेते हैं एक बार। यस, तो एनी टू पॉसिबल ट्रीटमेंट्स बोला है, तो आप इनमें से एनी टू ही लिखेंगे। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन लिख सकते हो, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी लिख सकते हो, या जीन थेरेपी लिख सकते हो, कोई दो ही लिखोगे। नाउ, why do children cured by enzyme replacement therapy for adenosine deaminase deficiency require periodic treatment? यहां पर हम लिखेंगे कि लिम्फोसाइट्स निकाले, कल्चर करे, उसमें एडीए सीडीएनए डाला, वापस डाले पेशेंट में, बट दे आर इमॉर्टल, दे आर नॉट इमॉर्टल, दे आर मॉर्टल, वो मर जाएंगे, उनकी लाइफ है, इसीलिए पीरियोडिक इन्फ्यूजन्स चाहिए। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आता तो आप केवल ये लिखते कि genetically engineered lymphocytes are not immortal, that's why they require periodic infusion, पर 2 मार्क 3 मार्क में आएगा तो आप थोड़ा सा और डिटेल लिखेंगे। राइट द फंक्शन ऑफ CRY1AC जीन हमने ऑलरेडी लिख लिया है, तो मैंने दोबारा यहां नहीं लिखा है। दिस इज टू कंट्रोल कॉटन बॉलवर्म्स, कॉटन बॉलवर्म के अगेंस्ट बनता है। आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, चलिए आइए एक बार क्विकली हम इसे रिवाइज कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक से हमने एक निमैटोड रेजिस्टेंट टोबैको बनाया। ये क्वेश्चन आता है बेटा, कौन सा निमैटोड, कौन सा राउंडवर्म इन्फेक्शन करता है? मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, मेलॉइडी गायनी, मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूं, लेडीज की डॉक्टर, तो मेलेडी खाती है गायनी, यानी मेलॉइडी गायनी इनकॉग्निशिया। ये रूट्स को अफेक्ट करता है तंबाकू की, ये भी ध्यान रखना है, रूट को, जिसके कारण जड़ें खराब हो जाएंगी, पेड़ की यील्ड कम हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस निमैटोड का एक पर्टिकुलर जीन है, यानी निमैटोड स्पेसिफिक जीन, जो जब इस पेड़ के अंदर जाता है अपना एमआरएनए बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है, जिससे इसकी फीडिंग होती है, ग्रोथ होती है, मस्त करके ये मल्टीप्लाई करता है और पेड़ को खराब कर देता है। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? आरएनए इंटरफेरेंस। स्टूडेंट समझिए, ये सारे यूकैरियोट्स में, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल, सब में नेचर ने नेचुरली एक सेल के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म दिया है। बिल्कुल वैसे ही समझ लो जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया को नेचर ने दिए थे अगेंस्ट वायरस बैक्टीरियोफाज। यहां क्या होता है, बड़ा ध्यान से समझो, वो जो पर्टिकुलर जीन है, निमैटोड स्पेसिफिक जीन, उसका मुझे एक्सप्रेशन नहीं करवाना, मुझे वो प्रोटीन नहीं बनवाना जिससे उसकी ग्रोथ होती है, तो मैं एमआरएनए से प्रोटीन बनने को रोकूंगी, ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए इनटू प्रोटीन रोकूंगी। कैसे रोकूंगी? प्रोटीन केवल उसी एमआरएनए से बन सकता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड हो, कोडिंग स्ट्रैंड की कॉपी हो, पर मैं यहां पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनवाऊंगी, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कभी प्रोटीन में ट्रांसलेट नहीं होता, यानी प्रोटीन नहीं बनेगा, फीडिंग नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, वो पेस्ट, वो निमैटोड मर जाएगा। तो यहां पर मैंने ये बताया है, आपको बिल्कुल भी ये याद नहीं करना। बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, टोबैको प्लांट हमारा होस्ट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ट्रांसजेनिक होस्ट है। हम इसके अंदर निमैटोड स्पेसिफिक जीन पहले ही डालेंगे। कैसे डालेंगे? 3 तरीके से, बड़ा ध्यान से सुनो। क्योंकि प्लांट सेल होस्ट है, तो एक तो आप वही टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन यूज कर सकते हो, बेटा रट लेना। दूसरा तरीका है ऐसे वायरसेस जिसमें आरएनए जीनोम है, और तीसरा मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोजोन्स, ये भी आरएनए के थ्रू रेप्लिकेट करते हैं, एज इट इज रटना है। तो इनके थ्रू आपने इस जीन को इस तरह से डाला कि उसने एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाया। अब ये अपने को पढ़ना नहीं है, बस इतना समझ लो, नॉर्मली सेंस स्ट्रैंड की एक कॉपी बनती है, सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनता है, पर यहां दोनों की कॉपी बनेगी, यानी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा। अब ये सब आपको बिल्कुल याद नहीं रखना। एक्चुअली हर यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इस आरएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, और फिर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो सेंस स्ट्रैंड को भी काट देंगे, तो एंटी सेंस स्ट्रैंड बच जाएगा केवल। अब क्या होगा, जब एक्चुअली इंफेक्शन होगा निमैटोड का एक्चुअली, तो उसका जीन फिर से एमआरएनए बनाएगा सेंस स्ट्रैंड से, और इधर उसी जीन को हमने पहले ही डाला था आर्टिफिशियली, उसका एंटी सेंस है, तो इसका सेंस और इसका एंटी सेंस ये झट से जुड़ के फिर से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे, और वो एंजाइम फिर से सेंस स्ट्रैंड को काट देगा। तो जब सेंस स्ट्रैंड ही कट गया तो अब प्रोटीन नहीं बनेगा। सो इंपॉर्टेंट है कि सेंस स्ट्रैंड है निमैटोड का एमआरएनए का,
वो एंटी सेंस स्ट्रैंड के साथ जुड़ेगा कॉम्प्लीमेंटैरिटी के कारण से, और वो एंजाइम इस सेंस स्ट्रैंड को डाइजेस्ट कर देगा, प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा, नेमाटोड की ग्रोथ नहीं होगी और नेमाटोड मर जाएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। एनसीईआरटी की लाइन से ही हम अपना आंसर बनाएंगे। इट टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एज अ मैकेनिज्म ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। यहां पर हम साइलेंस करेंगे एक पर्टिकुलर एमआरएनए को, क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लिया है जो बाइंड करके प्रिवेंट करेगा ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बनने देंगे, जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं, उस स्टेप पे प्रिवेंट होगा, यानी एमआरएनए को चुप बिठा देंगे, यानी उसकी साइलेंसिंग कर देंगे। चलिए, व्हाट इज जीन थेरेपी, तो हमने बता दिया, एक डिफेक्टिव म्यूटेंट जीन को हम एक नॉर्मल जीन से रिप्लेस करेंगे। पहला केस वही हो जाएगा, 1994 ईयर ओल्ड गर्ल जिसको एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी थी, वो एंजाइम जो क्रूशियल है इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए। या इन्होंने पूछा है, नेम द डिजीज दैट वाज फर्स्ट टू गेट जीन थेरेपी, कॉजेज ऑफ डिजीज वही एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी, और उसका पेशेंट पे क्या इफेक्ट होगा, इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए क्रूशियल है, वो डेफिशिएंट हो जाएगा। चल, व्हाट डू क्राई जीन्स कोड फॉर, अब क्राई जीन्स किसके लिए कोड करते हैं, क्राई प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, और ये क्राई प्रोटीन जो है ये टॉक्सिक है, इंसेक्टिसाइडल है, हम जानते हैं। कॉटन क्रॉप के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये कॉटन के क्रॉप को बचा लेगा, कॉटन बॉलवर्म को किल करेगा, वो पूरा डिटेल्स आप बताएंगे। चलिए, तो ये पूरा आप बताएंगे जो फ्लोचार्ट हमने सीखा था। नाउ प्रो इंसुलिन को क्यों प्रो इंसुलिन कहते हैं, क्योंकि वो इमेच्योर है। वाई प्रो इंसुलिन इज कॉल्ड सो, बिकॉज इट इज इमेच्योर या इट इज नॉट फंक्शनल। इसके अंदर एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड है विच इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैचुरेशन। हाउ इज प्रो इंसुलिन डिफरेंट फ्रॉम फंक्शनल, तो आप बताओगे कि इसमें ए एंड बी चेन्स हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए, बट इसमें ए एंड बी के अलावा एक एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड भी है विच इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैचुरेशन। नाउ cause and body system affected by ADA deficiency. So what is the cause? इसमें एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम का जो जीन है उसमें डिलीशन हो जाता है और ये इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। पूछा है कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट होगा, तो इम्यून सिस्टम अफेक्ट होगा। बेटा आप आंसर में जब लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, ADA deficiency is caused by या is caused due to deletion of the gene for adenosine deaminase, full stop. The body system affected by this is immune system. ये आप ऐसी दो डिफरेंट लाइंस में लिखेंगे। Name the vector used for transferring ADA DNA into the recipient cell in human and name the recipient cell. तो आप यहाँ लिखोगे कि वेक्टर है रेट्रोवायरस और आप लिखोगे कि recipient cell is lymphocyte। कॉमा करके मत लिखना, पूरा लिखोगे आप, recipient cell is lymphocyte, वेक्टर इज, या और अच्छा लिखना है, वेक्टर यूज फॉर ट्रांसफरिंग ADA-cDNA इनटू रिसिपिएंट सेल इज रेट्रोवायरस, और रेट्रोवायरस को फिर आप अंडरलाइन करोगे, वेक्टर को अंडरलाइन करोगे। क्लियर आ रहा है? चल, हाउ डज RNA इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस, ये पूरा हो गया। इसके क्या क्या सोर्स होते हैं, कैसे कहानी बनेगी, ये सब बता दिया। एक्सप्लेन द प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, 5 मार्क्स में हाई चांसेस हैं क्वेश्चन के आने के। ये कैसे होता है, ये पूरा फ्लो चार्ट बता दिया। नाउ हाउ डज rDNA हेल्प इन डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेंट जीन्स इन कैंसर पेशेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे डायग्नोसिस में बताया है कि वेरी लो अमाउंट में, जब सिम्टम्स भी नहीं आए हैं, हम डीएनए को एम्पलीफाई करके उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के यानी पीसीआर से ये काम कर सकते हैं। पीसीआर के 3 यूजेस होते हैं। एक, हम HIV डिटेक्ट कर सकते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जहां पर हमें शक है, यानी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। दूसरा, हम सस्पेक्टेड जहां शक है कैंसर का, वहां म्यूटेशंस जो हैं जीन्स में, उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा, हम डिटेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को। तो यहां पर बेसिकली वो आपसे पूछना चाहते थे कि आपको पता है कि पीसीआर के थ्रू ये काम होता है। चलिए, वाई इज द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली नॉट अ परमानेंट क्योर, तो वो मैंने यहां लिखा नहीं है, वही बिकॉज दे आर नॉट इमॉर्टल, तो उनको बार बार पीरियोडिक इन्फ्यूजन देना पड़ेगा, वो सारा आप लिखेंगे। और परमानेंट क्योर क्या है कि आप उसे अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंट्रोड्यूस कर दें, जीन थेरेपी को अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में दे दें। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एली लिली कंपनी, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट इकोलाई में ए और बी सेपरेटली बनाकर उन्होंने काम किया था, हमने बात कर ली है। यूज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम एज वेक्टर हेल्प इन कंट्रोलिंग मिलॉइडी गायनी इन कॉग्निशिया, और सारे स्टेप्स बताओ। तो आप यहां बताएंगे कि पहले हमने निमेटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस करा इनटू टोबैको यूजिंग दिस टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, इस तरह से कि इट फॉर्म्स डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और जब एक्चुअल इन्फेक्शन होगा तो वो एमआरएनए इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री है, साइलेंस हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेंगे। ये सब आप यहां से लिख सकते हैं, इधर जो मैंने बताया था ये वाला पार्ट बेटा, ये यहां से इंट्रोडक्शन इज सच दैट, ये सारा, ये पूरा, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चल नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंसुलिन। आर्टिफिशियल इंसुलिन पूछ रहे हैं तो आप वो एली लिली कंपनी वाले जो स्टेप्स हैं वो बताएंगे, यहां पर आप प्रो इंसुलिन और वो सब मत बता देना। अगर 5 मार्क में आएगा तो आप प्रो इंसुलिन मेन चैलेंज क्या था वो बताओगे, फिर 1983 एली लिली कंपनी ने क्या किया। बट अगर 3 मार्क 2 मार्क में आएगा तो आप डायरेक्ट एली लिली कंपनी ने कैसे बनाया था उसकी बात करेंगे। चलिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन होता है जिसके अंदर कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन आ जाता है, whose gene has been altered by manipulation। पॉसिबल एडवांटेजेस 5 बताने हैं फार्मर के लिए। अब यहां पर स्टूडेंट्स बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे ये देखिए, सबसे पहले क्रॉप्स मोर टॉलरेंट है एबायोटिक स्ट्रेस के लिए। फिर हमने पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको, इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन बनाए हैं, यानी केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स रिड्यूस्ड यूज हो जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस रिड्यूस करता है। जो मिनरल यूसेज एफिशिएंसी है, हम इस तरह का जीन डाल देंगे कि मोर बेटर मिनरल यूसेज होगा बाय द प्लांट, ताकि सॉइल अर्ली एग्जॉस्ट नहीं होगी, फर्टिलिटी हाई टाइम तक चलेगी, और विटामिन ए एनरिच्ड यानी फूड क्वालिटी भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। सो आई थिंक ये, इसको मैं एक साथ ही कर देती हूं, ये और ये 2 पार्ट हो गए। एक बार गोल्डन राइस को क्विकली अपन रिवाइज कर लेते हैं। गोल्डन राइस बेटा विटामिन ए एनरिच्ड राइस है। विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नाइट विजन के लिए। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी हो जाती है। लेकिन विटामिन ए मेनली फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है, येलो फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, और सब्जी फल बहुत महंगे आते हैं, हर कोई खा नहीं सकता। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं, वहां पे नाइट ब्लाइंडनेस बड़ी कॉमन थी। साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि विटामिन ए गाजर में है, डैफोडिल में है, नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ था आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो कैरेट या डैफोडिल से उन्होंने जीन निकाला विटामिन ए बनाने वाला, पर एक्चुअली विटामिन ए डायरेक्ट नहीं बनता, पहले विटामिन ए से उसका इनएक्टिव फॉर्म प्रो विटामिन ए बीटा कैरोटीन बनता है। तो वो वाला जीन निकाला, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन के टीआई प्लाज्मिड को वेक्टर की तरह यूज करा, उसे चावल के पेड़ के सेल के अंदर डाल दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, सारे सेल्स में आ गया, और अब ये विटामिन ए, पहले बीटा कैरोटीन, उससे विटामिन ए इस चावल के अंदर बनने लगा, सुनहरा चावल बन गया, थोड़ा सा कलर येलोइश हो गया था, गोल्डन राइस। ये विटामिन ए रिच राइस है। और चावल गेहूं ये तो बेटा हर कोई खाता ही है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी खाता है। तो अब नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम प्रिवेंट हो गई, उससे बचाव हो गया। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब हम। नाउ, हाउ हैज द स्टडी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन ये पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन, यानी बेसिकली बीटी कॉटन के ऊपर ये क्वेश्चन है। देखो आप कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ही बात को पूछने के अलग अलग तरीके हैं, पूरा डिटेल में बता दिया बेटा। बीटी कॉटन, आरएनए इंटरफेरेंस, पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको, घोट लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऑफ कोर्स जीन थेरेपी ऑल्सो। आरएनए इंटरफेरेंस कैसे काम करता है उसकी भी हमने यहां पर डिटेल में बात कर ली है। 3 आर्ग्यूमेंट दो इन सपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ताकि आप लोगों को कन्वेंस कर सके कि ये क्रॉप्स बहुत अच्छे हैं। तो यहां पर आप बेटा ये वाले आंसर्स में से कोई भी 3 लिख देंगे, इन 5 में से आप कोई भी 3 लिख देंगे, एनी 3 यू वांट टू राइट, एनी 3। चल, एनी 3 पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। अब बेटा प्लांट पूछा है तो आप यहाँ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन नहीं लिख सकते, आप जीन थेरेपी नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। तो गोल्डन राइस हो गया, बीटी कॉटन, पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको। डिस्क्राइब पूछा है तो आपको
इसका मतलब ये 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क में होगा, तो आपको डिटेल भी थोड़ी देनी पड़ेगी। यहाँ पर इंसेक्ट रेजिस्टेंट होगा, यहाँ पर भी मिलॉइडी, गायनी, इनकॉग्निशिया, निमेटोड रेजिस्टेंट टोबैको बनेगा। चल, इंसुलिन पहले किससे निकाला जाता था और ये यूज क्यों नहीं होता? स्टूडेंट्स, पहले जो कैटल्स हैं, पिग्स हैं, उनके पैनक्रियाज, पहले उन्हें मारते थे, उनके पैनक्रियाज से निकाला जाता था इंसुलिन। सो फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग्स। पर ये हम ह्यूमन रिसोर्स नहीं है बेटा, ह्यूमन सोर्स नहीं है, ये एनिमल सोर्स है। तो ये फॉरेन बॉडी की तरह काम कर सकता है और कुछ पेशेंट्स को एलर्जी हो सकती है, रिएक्शंस हो सकते हैं इस फॉरेन प्रोटीन से, इसीलिए इट इज नो मोर यूज्ड। फिर ये वही एली लिली कंपनी और ये आगे वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, व्हाट इज बायोपायरेसी? अब बायोपायरेसी का क्या मतलब है? बायो मींस लिविंग और पायरेसी मतलब चोरी। तो जब बायो रिसोर्सेस का यूज मल्टीनेशनल कंपनी करे या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करे, उस कंट्री या लोगों का बिना प्रॉपर अथॉरिटी लिए, बिना उन्हें कोई कॉम्पनसेटरी पेमेंट दिए, तो उसे कहते हैं बायोपायरेसी। यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, विदाउट कॉम्पनसेटरी पेमेंट टू द कंट्री एंड पीपल कंसर्न। ये रटा होना चाहिए। बायोपायरेसी की परिभाषा, डेफिनेशन रट लेना। जैसे इंडिया, चलो अभी आएगा वो क्वेश्चन, आता भी है कि 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस हैं, जिसमें से 27 वेराइटीज बासमती के, जो यूनिक अरोमा, खुशबू और फ्लेवर के लिए जाना जाता है। एक राइस टेक नाम की अमेरिकन कंपनी थी, 1997 की बात है। उसने क्या किया? उसने हमारा एक बासमती लिया, एक सेमीडॉर्फ लोकल वैरायटी ली, दोनों का क्रॉस कर दिया, अगेन एक बासमती मिल गई, और उसने कहा कि हमने बनाई है, हमने पेटेंट ले लिया है, और अब दुनिया में, इंडिया में कहीं भी कोई बासमती ग्रो करेगा तो हमको पैसा देगा, वरना चोरी मानी जाएगी। ऑफ कोर्स इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और उसे कैंसिल कराया। यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से ले लिया था उसने पेटेंट। चलिए, ट्रांसजेनिक एनिमल्स मतलब जिनका डीएनए मैनिपुलेट करा गया है और उनके डीएनए के अंदर कोई फॉरेन जीन आया है। एक एग्जाम्पल बोला है इन्होंने, तो आप सारे लिखकर, और मोर देन 95% चूहे माइस होते हैं। जीईएसी, पहले तो आप पूरा नाम लिखेंगे बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी सेट बाय इंडियन गवर्नमेंट। 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देखो, सपोज करो मुझे कोई रिसर्च करनी है, सपोज मैं एक बंदर बनाना चाहती हूं जो अंधेरे में चमके, तो मैं ऐसे ही शुरू नहीं कर सकती काम। मैं पहले अपनी फाइल लेकर इस जीईएसी कमेटी के पास जाऊंगी। तो ये जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन की रिसर्च है, ये वैलिड है या नहीं, सबसे पहले वो डिसीजन लेंगे। तो पहला है, इट मेक्स अ डिसीजन रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च। और फिर सपोज उन्होंने बोला नहीं, ये तो फालतू की बेकार प्रोजेक्ट है, तो मैं नहीं बना सकती, वरना फिर ये इलीगल हो जाएगा, गैर कानूनी। अगर उन्होंने ओके कर दिया, मैंने बंदर बना लिया, अब मैं उसे डायरेक्ट मार्केट में जू वालों को बेच नहीं सकती हूँ। मैं फिर इस कमेटी के पास जाऊंगी, वो फिर से चेक करेंगे कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, इसे पब्लिक सर्विस में इंट्रोड्यूस करना सेफ है या नहीं। दोनों एनसीईआरटी की लाइंस है, रटी होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बायोपायरेसी क्या है वो हमने अभी लिख ही दिया था, वो डेफिनेशन आप पहले लिखेंगे। और इंडियन पार्लियामेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया इसके खिलाफ, चोरी के खिलाफ? तो इंडियन पार्लियामेंट ने रिसेंटली इंडियन पेटेंट बिल का 2nd अमेंडमेंट पास किया है, जहां पर इसी तरह के इश्यूज जो पेटेंसी से रिलेटेड है, इमरजेंसी इश्यूज हैं, जैसे टर्मरिक, नीम, बासमती, इनके पेटेंट्स ले लिए गए थे, इमरजेंसी में इन्हें कैंसिल करा गया। इवन रिसर्च डेवलपमेंट, वो सब इसके अंदर आता है। बेटा, जितनी जितनी चोरियां, जितने ताले उतनी चाबी। तो ऐसे ही इंडियन पेटेंट बिल जब पास किया गया था, तो फिर कुछ लूप होल निकाल के फिर चोरी हुई, बायोपायरेसी, तो फिर उसमें चेंज किया गया। ऐसे करके अभी 2nd अमेंडमेंट, दूसरा चेंज इंडियन गवर्नमेंट के पेटेंट बिल पार्लियामेंट ने पास किया है। चलो, नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, हमने पढ़ लिया, जिनके अंदर एक्स्ट्रा या फॉरेन जीन होगा, मैनिपुलेट किया गया है। नेम द ट्रांसजेनिक एनिमल जिसके सबसे ज्यादा नंबर है, यहां पर चूहा, माइस आ जाएगा। और 3 पर्पस बताने हैं आपको क्यों इन्हें बनाया जाता है। अब यहां मेंशन करा हुआ है, ये हमें अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहले हम नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट की स्टडी कर सकते हैं, फिर हम डिजीजेस की स्टडी कर सकते हैं। उस जीन को जानवर के अंदर डालो, डिजीज हो रही है, कितने दिन जिंदा रह रहा है, कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, या नॉर्मल फंक्शनिंग चेक कर सकते हो, या डिजीज की स्टडी। बेटा यहां ध्यान रखना, 2 कार, यानी अभी तक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठियाबाई, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसके लिए
ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया गया है जिसके अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस कॉज करने वाले जीन को डालकर इसकी स्टडी की गई है। एल्जीमर्स जिसमें याददाश्त चली जाती है, ये भी बनाया गया है ट्रांसजेनिक एनिमल। और 2C से कैंसर के लिए ऐसे मॉडल्स हैं, और सिस्टिक फाइब्रोसिस जो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा। तो इन 4 के लिए हमारे पास ट्रांसजेनिक मॉडल्स हैं फॉर स्टडी ऑफ डिजीज, ये ध्यान रखना। इसके अलावा कोई केमिकल की सेफ्टी की टेस्टिंग करनी है या वैक्सीन की सेफ्टी की टेस्टिंग करनी है तो पहले उसे जानवरों में डाला जाता है, टेस्ट किया जाता है, फिर ह्यूमंस पर आते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बेटा इसमें ध्यान रखना, इसमें एक इंपॉर्टेंट है रोजी गाय, 1997 में बनाई गई थी। ये पहली ट्रांसजेनिक काउ है, पहली ट्रांसजेनिक काउ। एक्चुअली गाय के दूध के अंदर एक प्रोटीन नहीं होता जो ह्यूमन मम्मी के मिल्क में होता है, उसका नाम होता है अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन आप जानते हो एक प्रोटीन है, और लैक्ट मतलब दूध का प्रोटीन है, ये मिल्क प्रोटीन होता है। ये नेचुरली काउ के मिल्क में एब्सेंट होता है, ये ह्यूमन के मिल्क में होता है। तो साइंटिस्ट ने इस प्रोटीन को बनाने वाला जीन इस गाय के अंदर डाला, और अब इस गाय के दूध में ये प्रोटीन बनने लग गया 2.4 ग्राम्स पर लीटर। ये बनी पहली ट्रांसजेनिक काउ 1997 में, रोजी नाम इसको दिया गया था। तो ये एक प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं एक एनिमल से ट्रांसजेनिक। इसके अलावा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा, ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसके लिए प्रोडक्ट्स भी बनाए गए हैं। बेटा फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस दोनों ही जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ऑटोसोमल रेसेसिव, आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स में। और एम्फाइसीमा क्रॉनिक सिगरेट स्मोकिंग से होता है, क्लास 11th में रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा है। यहां पर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो एंटी ट्रिप्सिन दिया जाता है। ट्रिप्सिन नाम के प्रोटीन से, एंजाइम से एल्वुलाई की वॉल डैमेज होती है जिसके कारण O2 CO2 का एक्सचेंज नहीं होता है, एम्फाइसीमा डिजीज होती है। उसका ट्रीटमेंट के लिए उसका उल्टा एंटी ट्रिप्सिन बनाया जाता है। तो ये अपने को बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए। ध्यान रखना, सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज की स्टडी के लिए भी एनिमल्स का यूज किया है ट्रांसजेनिक, और उसके ट्रीटमेंट का जो प्रोडक्ट है वो बनाने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करा है। तो अकॉर्डिंग टू कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसरिंग करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आदित्य के फादर ने रिक्वेस्ट किया फार्मर्स को उनके गांव में टू स्टॉप यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स इन क्रॉप फील्ड, वॉज ही करेक्ट? तो आप सबसे पहले तो लिखोगे यस, हिज फादर वॉज करेक्ट। रीजन क्या है आप बताएंगे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स पॉल्यूट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, सॉइल, लैंड, वाटर को। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, इवन ह्यूमंस पे, सो दे शुड बी स्टॉप्ड। नाउ अ ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे विदाउट वायलेंस अगेंस्ट द रिलीज ऑफ GMO इन द मार्केट, स्टेटिंग कि उसकी प्रोडक्शन एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। वो ये कह रहे थे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जैसे BT कॉटन, पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, इन्हें आप मार्केट में मत लॉन्च करिए, ये अनएथिकल है। तो इसका पहला पार्ट है बेटा, पहला पार्ट है कि व्हाट इज GMO, हमने डेफिनेशन ऑलरेडी देख ली है। Can the production of GMO considered unethical? No, it is not unethical if it is safe for public services. आप बताएंगे कि there are many GMOs like BT cotton, like transgenic animals, like rosy cow, जहां पर it is very useful. Now, what values, ये second part होगा इसका, what values do you observe in the activist? तो आप बताएंगे कि activist जो हैं अब हमें क्या थोड़ा पॉजिटिव नोट पे लिखना है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि एक्टिविस्ट आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द एनवायरनमेंट, बट दे आर नॉट वेल equipped with the scientific development. So they should be made aware, they should be given education, or they should be educated about the use of genetically modified organisms. Now, next, अनिल के फादर है जिन्हें हाई ब्लड शुगर है, डॉक्टर ने रेगुलर इंजेक्शंस दिए इंसुलिन के बोला लेने के लिए, विच वर डिक्लाइंड बाय द फैमिली
ड्यू टू ऑब्जेक्शन ऑन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन इंसुलिन प्रोडक्शन। डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि कैसे इंसुलिन प्रोडक्शन होता है और क्या उसके एडवांटेजेस हैं। फैमिली ने क्यों डिक्लाइन करा, जरूरी है फिर भी, तो आप बताएंगे बिकॉज फैमिली को नॉलेज नहीं था, वो they were not up to the mark, they did not had scientific knowledge, enough knowledge, awareness how it is, and they were fearful that it may cause some problem with Anil's father, that is why, so they were caring towards Anil's father। हमेशा कोशिश करो कि ऐसा मत बोलो कि अरे उनको तो आता ही नहीं था कुछ, वो तो गंवार थे, उनको तो पढ़े लिखे नहीं थे, नहीं, हमेशा उसको पॉजिटिव नोट करके सोच के लिखने की प्रैक्टिस करो, आदत डालो। नेम द प्रोसेस बाय विच इंसुलिन इज प्रोड्यूस नाउअडेज, तो यहां पर आप जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात करेंगे, और ऑर्गेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व है, तो यहां पर होस्ट की बात करोगे आप, ई कोलाई होस्ट के अंदर हम इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट वैल्यूज आर शोन बाय डॉक्टर, तो भाई डॉक्टर की तो तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि डॉक्टर ने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करा है, तो डॉक्टर इज वेरी, सबसे पहले तो वेरी नॉलेजेबल, अप टू द मार्क, ही नोज द करंट नॉलेज, well versed in his subject and very caring towards the family, patient towards the family, so ये सारी आपको अच्छी अच्छी बातें डॉक्टर साहब के बारे में बोलनी पड़ेगी। चल आइए और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे हाँ, पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी के लिए क्या यूज करते हैं, पहले मंकीज यूज करते थे बट अब माइस यूज करते हैं, दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकीज, एनसीईआरटी की लाइन है। कौन सा ट्रेट इंप्रूव होता है गोल्डन राइस के अंदर, अगेन एनसीईआरटी की लाइन है, हाई विटामिन ए कंटेंट है। चलो एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेसियन, ये बेटा डाइकॉट पेड़ का पैथोजन होता है, तो पहला ही फॉल्स है, तो सीधे सीधे ये आंसर हो गया। हाँ, इसके पास एक टी डीएनए, टीआई प्लाज्मिड का टी डीएनए लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, जो एक नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट करता है। नाउ इंडियन गवर्नमेंट ने GEAC-2, दो काम थे इसके, एक रिसर्च वैलिड है या नहीं, और दूसरा जीएमओ को पब्लिक सर्विस में इंट्रोड्यूस करना सेफ है या नहीं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाई करें तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, नहीं, इसका इफेक्ट हो सकता है, तभी तो देखना है कि वो वैलिड है या नहीं, सेफ है या नहीं इंट्रोड्यूस करना। एनसीईआरटी की लाइंस पर ये सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। नाउ 2023 का क्वेश्चन, बीटी को जब आपने स्प्रे करा एक इन्फेक्टेड क्रॉप फील्ड में, पेस्ट किल हो गए टॉक्सिन से, लेकिन जो टॉक्सिन बैक्टीरिया को अफेक्ट नहीं कर रहा, क्यों? तो यहां पर बेटा 3 मार्क्स का है, तो थोड़ा सा डिटेल लिखा है, थोड़ा सा उस टॉक्सिन के बारे में बताया है, पर मेन बात अगर ये 1 मार्क 2 मार्क में भी आएगी तो मेन बात यहां पर यह है कि वो इनएक्टिव फॉर्म में, प्रोटॉक्सिन फॉर्म में होती है, और इसीलिए उसने बैक्टीरिया को खुद किल नहीं करा। लेकिन एक बार जैसे ही इंसेक्ट उसे इंजेस्ट करेगा, उसके अल्कलाइन पीएच ऑफ गट के अंदर जाकर वो सॉल्युबलाइज होंगे, एक्टिवेट होंगे, मिड गट के एपिथेलियल सेल्स में होल्स, पोर्स क्रिएट करेंगे, सेल की स्वेलिंग होगी, बर्स्ट हो जाएगा। साइंटिफिक नेम ऑफ निमेटोड जो टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है, तो आप लिखेंगे मिलॉइडी गाइनी इनकॉग्निशिया था, और किस पार्ट को करता है बेटा, तो रूट्स को मैंने आपको बताया था, रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट। एग्रोबैक्टीरियम को कैसे यूज करते हैं, तो वही आप पूरा बताएंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बने इस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे, जब एक्चुअली इन्फेक्शन होगा तो उसका एमआरएनए इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो जीन हम एमआरएनए के ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करेंगे, यानी साइलेंस करेंगे एमआरएनए को। तो ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन से आप लिख सकते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, one second, on the basis or based on BT crops, why do farmers prefer to grow BT crops than genetically unmodified cotton? तो हम बताएंगे इनकी हायर प्रोडक्टिविटी है, क्यों? क्योंकि दे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट बॉलवर्म्स, और इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का यूज कम है, तो ऑफकोर्स ये बेटर है। तो ये 2 रीजंस होते हैं मेन। दूसरा, नेम एनी 2 इंसेक्ट्स दैट आर किल्ड बाय बीटी कॉटन। अब आप यहाँ पे कोई भी 2 इंसेक्ट्स का नाम ले सकते हैं, जैसे कि फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं, बीटल्स हैं, टोबैको बडवर्म है, कॉटन बॉलवर्म है, तो कोई भी वो जो ढेर सारे नाम हैं एनसीईआरटी में, मैंने यहाँ पर ये 2 लिख दिए हैं। मैकेनिज्म ये कैसे करते हैं और बैक्टीरिया खुद क्यों नहीं मरता है, वो दोनों बातें आप यहाँ पर लिख देंगे, वो उसी पैराग्राफ में दोनों चीजें आ जाएंगी। चलिए नाउ नेक्स्ट, नाउ ये बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, दिख बड़ा भारी भरकम रहा है बहुत सिंपल। ये कह रहे हैं 2 डिफरेंट फार्म लैंड्स हैं,
एक जहां पर बीटी कॉटन क्रॉप कल्टीवेट किया गया है और वहीं पर नॉन बीटी कॉटन क्रॉप भी कल्टीवेट किया गया है। फार्मर्स जो हैं एक्सपेरिमेंटली कल्टीवेशन कर रहे हैं और वो फ्री है कि आप कैसी भी जैसे करना है, बीटी उगाना है, नॉन बीटी उगाना है, जो करना है वो यूज करो। जब उन्होंने कल्टीवेशन किया उसके बाद डेटा कलेक्ट किया गया कि उन्होंने कितना पानी यूज करा है, कितना पेस्टिसाइड यूज करा है, कितना हार्वेस्टिंग का टाइम लगा है, कितना क्रॉप प्रोड्यूस हुआ है, और ये ग्राफ हमें दिया गया है। अब हमसे पूछा गया है आप सबसे पहले इस ग्राफ को रीजन के साथ इंटरप्रेट करो, 3 पैरामीटर जो ग्राफ में दिए गए हैं उसके बेसिस पर। इस बात को समझो। यहां हमें ग्राफ में क्या दिया गया है, ये दिया गया है हमें कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कितनी है, ये कितना पेस्टिसाइड यूज हुआ है और ये कितना पानी यूज हुआ है। ये नंबर्स है पर लीटर। देखो ये है नॉन बीटी वाला जो सॉलिड ब्लैक कलर है और ये व्हाइट कलर वाला जो है ये बीटी वाला है। तो अगर हम प्रोडक्टिविटी देखें तो बीटी की बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी है और नॉन बीटी की कम प्रोडक्टिविटी, यानी बीटी वालों की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है क्योंकि उनको बॉलवर्म ने डिस्ट्रॉय कम किया है, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। दूसरा, बीटी वालों को पेस्टिसाइड कम यूज करना पड़ा क्योंकि वो नेचुरली खुद ही बन गए हैं पेस्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड, जबकि नॉन बीटी वालों में पेस्टिसाइड का छिड़काव ज्यादा करना पड़ा। लेकिन अगर मैं पानी की बात करूं तो बीटी कॉटन वालों को काफी पानी लगा जबकि नॉन बीटी वालों को कम पानी लगा। तो 3 पैरामीटर्स, ये वाले 3 पैरामीटर्स पर हमने पहले बात कर ली। क्या बात कर ली हमने? ये बात करी है कि ये 3 पैरामीटर्स हैं। प्रोडक्टिविटी की बात करोगे तो हायर है बीटी कॉटन में, पेस्टिसाइड की बात करोगे तो बीटी कॉटन में कम है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि बीटी क्रॉप्स आर रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पर्टिकुलर जीन इंसर्ट करा है। प्रोडक्टिविटी क्यों हायर है? क्योंकि बीटी कॉटन रेजिस्टेंट है इंसेक्ट्स से, जो भी इंसेक्ट्स हैं, और इसीलिए प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। बट उन्हें पानी ज्यादा चाहिए ग्रोथ के लिए, तो इरिगेशन का अमाउंट ज्यादा है, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल्स कम यूज हो रहे हैं बट पानी ज्यादा चाहिए, तो हमने इसको इंटरप्रेट कर दिया। नाउ सेकंड, विच वन वुड यू लाइक टू कल्टीवेट इन योर फार्म एंड व्हाई? भाई हम तो बीटी को लेना चाहेंगे, भले ही थोड़ा पानी लगेगा पर केमिकल्स कम यूज होंगे, हायर प्रोडक्टिविटी होगी, हम तो वही यूज करना चाहेंगे। सो लुकिंग एट द हायर प्रोडक्टिविटी, आप लिखोगे यहां पर एंड लेसर इनपुट ऑफ पेस्टिसाइड, आई वुड लाइक टू कल्टीवेट बीटी क्रॉप इन माई फार्म, क्योंकि प्रोडक्टिविटी हायर है और पेस्टिसाइड का यूज लेसर है। अब ये कह रहे हैं आप इन दोनों में से कौन सा किसान राजस्थान का जो है वो कल्टीवेट करना चाहेगा। अब आपको समझना पड़ेगा राजस्थान में पानी की कमी है, तो यहां पर भले ही थोड़ी प्रोडक्टिविटी कम है, भले ही थोड़े बहुत पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करने पड़ रहे हैं, बट पानी का कम खर्चा होगा नॉन बीटी में। तो राजस्थान का किसान ये चाहेगा कि मैं नॉन बीटी वाले उगा लूं तो मेरा कम से कम पानी कम खर्च हो, वरना मैं बाकी चीजों की खेती कैसे करूंगा। तो राजस्थान वाले जो हैं दे वुड लाइक टू ग्रो नॉन बीटी, क्योंकि वहां पर वाटर की स्केर्सिटी है एंड नॉन बीटी वालों को कम पानी चाहिए। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो अलग से राजस्थान क्यों पूछ रहे हैं, उसका रीजन हमें आना चाहिए। चल नाउ, कितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नाउ यहां पर ये कह रहे हैं कि क्रॉप प्लांट को अटैक से बचाना है इंसेक्ट पेस्ट के, तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने बहुत सारे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाए हैं, जिनका एक एग्जांपल बीटी कॉटन की तरह ही है, बीटी कॉर्न। इनके अंदर जीन्स इंट्रोड्यूस करते हैं जो क्राई प्रोटीन्स बनाते हैं जो टॉक्सिक हैं उस पेस्ट के लिए। कॉर्न को खराब करता है बेटा कॉर्न बोरर, और अब ये कॉर्न बोरर के अटैक से सेव हो जाएगा कॉर्न का प्लांट। ठीक है, अब ये कह रहे हैं यहां पर कि 3 डिफरेंट स्पीशीज हैं इस इंसेक्ट की, कॉर्न बोरर की, ए बी सी, और वो नॉन बीटी और बीटी कॉर्न पर हमने सेम टाइम पर छोड़ दी। मतलब एक ए स्पीशीज है, एक बी स्पीशीज है, एक सी स्पीशीज है, तीनों ही कॉर्न को खा सकते हैं। एक जगह पर एक एरिया में मैंने बीटी कॉर्न को ग्रो करा, दूसरे में वहीं पास में नॉन बीटी को ग्रो करा, और मैंने इन तीनों को वहां पर छोड़ दिया। ठीक है, तो जो भी ये उसकी लीव्स खाते हैं, तो जो भी डैमेज हुआ है लीव्स को वो ऑब्जर्व करा हमने और नोट डाउन कर लिया कि किस स्पीशीज ने बीटी का एंड नॉन बीटी का कितना लीव्स को डैमेज करा है। ये कह रहे हैं आप इस ग्राफ को स्टडी कर फॉलोइंग को आंसर करो। पहली बात ये कह रहे हैं आइडेंटिफाई द स्पीशीज ऑफ कॉर्न बोरर जो
that was most successfully controlled by BT corn plant, और उसका रीजन बताओ। देखो, बीटी कॉर्न को जो हार्म सबसे कम कर रही है, जो उसकी पत्ती सबसे कम खा रही है, मतलब वो उतनी सक्सेसफुल है बीटी कॉर्न में। देखो यहां पर ये तो 3 स्पीशीज हैं, ये ए स्पीशीज, बी स्पीशीज, सी स्पीशीज। ये नॉन बीटी, ये बीटी की बात कर रहे हैं। बेटा बड़ा ध्यान से देखो, ये कितना परसेंट एरिया लीफ का डैमेज हुआ है। देखो यहां पर ए स्पीशीज ने 80% डैमेज कर दिया है, बी स्पीशीज ने ऑलमोस्ट 25% डैमेज करा है, और सी स्पीशीज ने तकरीबन 50% डैमेज करा है नॉन बीटी पेड़ों को। बट बीटी में अगर मैं बात करूं तो ए स्पीशीज ने 10%, बी स्पीशीज ने 20% और सी स्पीशीज ने 40% डैमेज करा है। यानी जब बीटी है तो वो पेड़ मोर प्रोटेक्टेड है, उसमें कम डैमेज हो रहा है। और अगर मैं पर्टिकुलरली बीटी की बात करूं तो बेटा ए स्पीशीज ने सबसे कम डैमेज करा है, केवल 10% डैमेज करा है, यानी ये बहुत सक्सेसफुल बीटी कॉर्न प्लांट है। तो स्पीशीज जो मोस्ट सक्सेसफुल है वो हो जाएगी ए, वो हो जाएगी ए। यहां हम देख सकते हैं ए स्पीशीज इज मोस्ट सक्सेसफुली कंट्रोल्ड बाय दिस प्लांट, क्योंकि जो लीफ एरिया डैमेज हुआ है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है। तो डैमेज कम, यानी एज इंसेक्टिसाइड वो पेड़ बहुत सक्सेसफुल हुआ है। नाउ identify the species of corn borer which shows least impact of toxin produced by BT gene। मतलब BT जीन जो प्रोटीन बना रहा था, टॉक्सिन बना रहा था, जिससे वो उस कॉर्न बोरर नाम के इंसेक्ट को मारता, तो सबसे कम इंपैक्ट किस टॉक्सिन का है, जिसने सबसे कम मारा। यानी ये कहो कि उसने ज्यादा इफेक्ट नहीं शो करा इंसेक्ट पर, इंसेक्ट बढ़िया खा रहा था, बढ़िया डैमेज कर रहा था। यानी सबसे ज्यादा डैमेज किसने किया, एक्चुअली ये पूछना चाह रहे हैं इसने, सी स्पीशीज ने सबसे ज्यादा डैमेज किया है। एक सेकेंड नहीं 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 नहीं, रुको। सी स्पीशीज ने तो बीटी में ए बी सी में से किया है, पर यहां बेटा ऐसा कुछ नहीं दिया, यहां ऐसा कुछ नहीं किया। बड़ा ध्यान से सुनो, स्पीशीज ऑफ कॉर्न बोरर विच शोज लीस्ट इंपैक्ट ऑफ टॉक्सिन, इस बात को समझिए, बड़ा मजेदार है। सुनो सुनो, ए स्पीशीज नॉन बीटी में 80% लीफ खा रही थी, ए स्पीशीज डैमेज कर रही थी, और बीटी में केवल 10% डैमेज कर रही है। यानी उस टॉक्सिन ने बहुत अच्छा काम करा है, 80% से रिड्यूस करके 10% पे डैमेज ले आया। सी स्पीशीज 50% डैमेज कर रही थी और अब 40% डैमेज हो रहा है, और बी स्पीशीज 25% डैमेज कर रही थी और अब 20% डैमेज हो रहा है। मतलब बेटा ये तो बहुत सक्सेसफुल है, इसने 70% तक रिड्यूस कर दिया है डैमेज को, इसने 5% रिड्यूस करा है डैमेज, और इसने 10% रिड्यूस करा है डैमेज। डैमेज रिड्यूस देखो, पहले 50% रिड्यूस डैमेज होता, 40% हो रहा है, 10% कम डैमेज हो रहा है सी स्पीशीज के केस में। पर बी के केस में पहले 25% डैमेज होता, 20% डैमेज हो रहा है, 5% ही कम हुआ है डैमेज। यानी बेटा ये बड़ा नट्टा है, इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा टॉक्सिन का। पहले 25% खराब करता था, अभी भी 20% तो खराब कर रहा है, टॉक्सिन ने ज्यादा असर नहीं किया। सबसे अच्छा असर तो ए पर हुआ है, मोस्ट सक्सेसफुल यहां पर हुई है। इस स्पीशीज में बीटी जीन, बीटी प्रोटीन, टॉक्सिन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है। यहां भी 10% तो कम से कम रिड्यूस करा, यहां तो 5% रिड्यूस करा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर आपका दिमाग नहीं चलेगा, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए नहीं है तो आप गड़बड़ कर देंगे। सो स्पीशीज बी शोज लीस्ट इंपैक्ट एज परसेंटेज चेंज ऑफ लीफ एरिया डैमेज बिटवीन नॉन बीटी एंड बीटी, बिटवीन नॉन बीटी एंड बीटी क्रॉप इज नॉट सिग्निफिकेंट। जो चेंज हुआ है डैमेज में वो ज्यादा नहीं है, पहले 25% डैमेज था, अभी भी 20% डैमेज है, केवल 5% डैमेज का ही डिफरेंस आया है। तो यानी टॉक्सिन ने बहुत ज्यादा काम नहीं किया है, ये टॉक्सिन से लीस्ट अफेक्टेड है। मजे आ गए, आनंद आ गया। चल, what would be your advice as a scientist to the farmers for growing this particular BT cotton variety in the area which is infested by species B? एक एरिया है जहां पर कॉर्न बोरर की बी स्पीशीज ज्यादा रहती है,
तो आपकी उस फार्मर को क्या एडवाइस होगी? भाई हमारी एडवाइस क्या होगी कि बी स्पीशीज ज्यादा रेजिस्टेंट नहीं है कॉर्न के केस में, ज्यादा रेजिस्टेंट नहीं है, उस टॉक्सिन का ज्यादा असर उस पर नहीं पड़ रहा, तो हम उसको ये बोलेंगे, हम उसको ये एडवाइस देंगे कि आप डिफरेंट वेराइटीज को ग्रो करो। भाई आप केवल यही वाला बीटी कॉर्न मत करो। भाई एक जीनस है, एक स्पीशीज है, बट उसके अंदर वेराइटीज है ना, तो आप अलग अलग वेराइटीज ग्रो करो, क्योंकि ये जो बी वाली है ये तो कंट्रोल हो नहीं रही है इस पर्टिकुलर से जो अभी आप बीटी ग्रो कर रहे हो, तो आप थोड़ा वेराइटीज चेंज करो। हो सकता है किसी वेराइटी के अंदर उसको ज्यादा डैमेज होने लग जाए, तो आई वुड एडवाइस कि आप ज्यादा वेराइटीज को ग्रो करिए। लास्ट इन्होंने पूछा है कि कौन सा जीन है जो प्रोटीन के लिए कोड करता है, जो कॉर्न प्लांट को बचाते हैं। बेटा कॉटन बॉलवर्म के लिए 1AC एंड 2AB था, और यहां पर होता है 1AB, क्राई 1AB। लिखना ढंग से, ये भी गलत लिखा है, कैपिटल A स्मॉल b। ठीक है, मजे आ गए क्वेश्चन में? चल आओ एक क्वेश्चन और जबरदस्त करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजी में जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, फिर उसमें ह्यूमन वेलफेयर के बहुत सारे हेल्थ, मेडिसिन, फार्मा, एग्रीकल्चर, अलग अलग टेक्निक्स, टूल्स, प्रोसेसेस है, ठीक है। मेडिसिन के अंदर जीन थेरेपी है, ठीक है। नेम द ह्यूमन डिजीज जिसके लिए जीन थेरेपी पहली बार यूज की गई थी, तो आप बताएंगे 1990 में 4-year-old गर्ल को ADA डेफिशिएंसी विच इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग। Now, explain the steps of gene therapy to cure the disease using lymphocytes. तो यहां पर आप जीन थेरेपी की बात करेंगे, और क्यों परमानेंट क्योर नहीं है, क्योंकि जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स जो है दे आर नॉट इमॉर्टल, सो पीरियोडिक इन्फ्यूजन चाहिए। पॉसिबल परमानेंट क्योर क्या है, तो आप वहां पर बताएंगे इफ जीन थेरेपी इज गिवन एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो बस यही सारी बातें हैं, है ना। तो ये पूरा हो गया। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से क्योर नहीं होता बेटा, यहां पर अपन जीन थेरेपी लिखेंगे, है ना, जीन थेरेपी है ये, जीन थेरेपी, और उसके सारे स्टेप्स मैंने आपको बता ही दिए थे। चल नाउ मेंशन द 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेटिंग। नाउ ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 2 ऑब्जेक्टिव्स में पहला डिसीजंस रिगार्डिंग वैलिडिटी, और दूसरा सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग देम। तो 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? 2 ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है या उनके अंदर से जो हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उनका यूज करना है नहीं करना है, इंट्रोड्यूस करना है नहीं करना है मार्केट में, वो सारा परमिशन देना। और दूसरा अप्रूवल देना फॉर कंडक्ट ऑफ लार्ज स्केल, ये जो ट्रायल्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, करें या नहीं करें। आप केवल एनसीईआरटी का भी लिखोगे तो चलेगा, अगर 3 मार्क्स में आता है, थोड़ा बड़ा आता है, तो उसी को थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिया गया है। अदरवाइज ये 2 भी इनफ है, ये 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। आप इतना भी लिखोगे दिस इज मोर देन इनफ 2 मार्क्स में। चलिए, नेम द इंडियन क्रॉप वेराइटी 1997, उसी साल रोजी गाय भी बनी थी। अमेरिकन कंपनी ने यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से जिसका झूठा पेटेंट ले लिया था, और व्हाई डिड द कंपनी क्लेम कि हमारा नॉवेल्टी है, नयापना, इन्वेंशन है। तो 1997 में हम बताएंगे बासमती राइस। नेम द इंडियन क्रॉप वेराइटी, तो इट इज बासमती राइस। इन्होंने एक नई वेराइटी बनाई बासमती की। कैसे बनाई? इन्होंने एक्चुअली इंडियन फार्मर कई साल से जो बासमती उगाते हैं उसे क्रॉस कर दिया एक सेमी डॉर्फ वेराइटी से, और कह दिया कि ये हमारा इन्वेंशन या नॉवेल्टी है, जो सत्य नहीं है, और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने उस पेटेंट को कैंसिल करवाया था। नाउ why has the Indian government set up organization named GEAC? Any 2 reasons? तो बेटा यहां पर सॉरी ये नहीं आएगा, रुको इसे मैं हटा देती हूँ, ये सब नहीं आएगा, इसमें वही 2 रीजंस आ जाएंगे जो अभी हमने बात की थी। एक, नंबर 1 वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च है या नहीं, उसका डिसीजन लेना, डिसीजन रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च। और दूसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज बायोपायरेसी? हमने अभी अभी देखा था। बायोपायरेसी का मतलब है यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल्स, अदर ऑर्गेनाइजेशंस, बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम कंट्री और पीपल कंसर्न एंड विदाउट कॉम्पनसेटरी पेमेंट, यानी चोरी। इनिशिएटिव टेकन बाय इंडियन पार्लियामेंट, वो भी हमने करा था। सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल पास करा गया है, क्लियर किया गया है। नाउ बड़ा प्यारा क्वेश्चन है,
आइए देखते हैं। ये कह रहे हैं कि लेपिडोप्टेरन ग्रुप जो है, अब हमने पढ़ा था लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन और डायोप्टेरन, ये 3 ऑर्डर्स हैं इंसेक्टा क्लास के जहां पर बीटी जीन बनाया जाता है। तो यहां मेज क्रॉप की बात कर रहे हैं कि लार्वा जब ऐसे मेज, जो बीटी मेज है, उसकी लीफ पर या उसके कॉब पर, भुट्टे पर, टेंडर कॉब पर फीड करेगा तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो बीटी मेज क्रॉप को एक्सपेरिमेंटल फील्ड के अंदर साइंटिस्ट ने ग्रो करा। नाउ ये यहां पर कह रहे हैं कि एक स्टडी की गई कि 3 स्पीशीज जो हैं लेपिडोप्टेरन पेस्ट की, वो उनमें से हमें देखना है अब कि बीटी जीन्स किसके ससेप्टेबल है, कौन सा अच्छा है, कौन सा मोस्ट कंट्रोल होगा, वो सब अभी हम बात करेंगे। तो एक बेटा बीटी मेज क्रॉप है जो 5 फील्ड्स में ग्रो किया जा रहा है। एक सेम बीटी मेज हमने बनाया, एक बीटी मेज बनाया, सपोज करो मैंने उसे एक राजस्थान में, एक यूपी में, एक एमपी में से 5 फील्ड्स में ग्रो कर दिया। और जो उसका पेस्ट है, लेपिडोप्टेरन पेस्ट है, जैसे कॉटन का कॉटन बॉलवर्म होता है, कॉर्न का कॉर्न बोरर होता है, ऐसी जो मेज का पेस्ट है जो फसल खराब करता है, उसे अलाउ किया गया कि इसे खाओ। अब इन्होंने यहां पर एक ग्राफ दिया है जहां पर ये हमें कितना एरिया डैमेज करा इन तीनों जो पेस्ट की स्पीशीज हैं। 5 दिन तक अगर हमने उसे छोड़ दिया उन 5 फील्ड्स पर, तो 5 फील्ड्स हैं बेटा, 5 फील्ड्स हैं जहां पर बीटी मेज उगाया है और 3 स्पीशीज हैं और उन्हें छोड़ दिया गया इन 5 लैंड्स पे। तो ये है स्पीशीज 1, ये वाला डार्क कलर, ये स्पीशीज 2 लाइट कलर का बॉक्स, और सबसे डार्क है स्पीशीज 3। पहले इस ग्राफ का इंटरप्रिटेशन समझो। ये है टाइप ऑफ मेज, 5 एरियाज में, लैंड्स में अपन ने ग्रो करा था, ए बी सी डी ई में। ये है कितना एरिया डैमेज हुआ है। पहले के ग्राफ में यहां एरिया डैमेज था, अब यहां एरिया डैमेज है। इसका मतलब समझो, देखो ए की अगर मैं बात करूं, ए एरिया की, तो स्पीशीज 1 जो है उसने बहुत कम, हार्डली 2-3% डैमेज किया है। स्पीशीज 2 ने ज्यादा डैमेज करा है और स्पीशीज 3 ने तो बहुत ज्यादा डैमेज करा है। यहां पर भी स्पीशीज 3 ने मैक्सिमम डैमेज करा है, यहां भी स्पीशीज 3 ने, यहां भी स्पीशीज 3 ने, यहां भी स्पीशीज 3 ने, यानी स्पीशीज 3 सबसे ज्यादा डैमेज कर रही है। स्पीशीज 3 बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही है बीटी जीन से भी। सो ये कह रहे हैं इवैल्यूएट द एफिकेसी ऑफ द बीटी क्रॉप ऑन द फीडिंग हैबिट ऑफ द 3 स्पीशीज एंड सजेस्ट विच स्पीशीज इज लीस्ट ससेप्टेबल टू बीटी टॉक्सिन। भाई ये सी, थर्ड वाली स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो अभी भी बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है, यानी बीटी मेज इससे ज्यादा रेजिस्टेंट नहीं हो पा रहा है। Which species is most susceptible to BT maize? यानी BT maize में आते ही कौन सी स्पीशीज है जो मरने लग जाती है, ससेप्टेबल है, मरने लग जाती है, यानी डैमेज सबसे कम करती है? ये 1 वाली, देखो 1 वाली हर जगह कितना कम डैमेज कर रही है। तो 1 वाली जो है, ये देखो कितना सा डैमेज हो रहा है, 1 वाली से बहुत कम डैमेज हो रहा है, तो 1 वाली सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है। तो पहले मैं इसका बी और सी आंसर करती हूं, बी और सी। सो 3 वाली लीस्ट ससेप्टेबल है। आप यहां पे लिख सकते हैं, अगर रीजन पूछेंगे, एज इट कॉजेज मैक्सिमम डैमेज, इट कॉजेज मैक्सिमम डैमेज, कोई शॉर्टकट्स नहीं लिखेंगे, मैक्सिमम डैमेज। और मोस्ट ससेप्टेबल टू टॉक्सिन इज स्पीशीज 1, क्योंकि उसकी गट में जाकर और अल्कलाइन पीएच में जाकर वो एक्टिवेट होकर जो भी कुछ है वो लफड़ा हो रहा है। ठीक है, तो ए हो गया, हाँ, बीटी टॉक्सिन से लीस्ट ससेप्टेबल, और बी हो गया मोस्ट ससेप्टेबल। अब ये कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि सेम इफेक्ट क्यों नहीं शो करा तीनों स्पीशीज ने? क्यों? क्योंकि बीटी मेज तो हम सेम ही ले रहे हैं भाई, जिस पेड़ पर उन्हें खाने को भेजा है वो तो हमने सेम लिया है, ऐसा तो है नहीं इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है। तो फिर भी अलग अलग इफेक्ट क्यों आ रहा है? तो उसका जवाब हमें मिलेगा, इन्होंने हमें क्लियरली दे रखा है कि इंसेक्ट की गट का जो पीएच है वो स्पीशीज 1 का, 2 का और 3 का डिफरेंट है, 10, 8 एंड 6 है रिस्पेक्टिवली फॉर स्पीशीज 1, 2 एंड 3। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अल्कलाइन पीएच में सबसे ज्यादा ये टॉक्सिन एक्टिवेट होगा, तो यहां सबसे अल्कलाइन स्पीशीज 1 का है,
इसीलिए ये एक्टिवेट ज्यादा हुआ, स्पीशीज 1 को मारा ज्यादा, इसीलिए स्पीशीज 1 ने डैमेज कम किया है। जबकि स्पीशीज 3 का एसिडिक पीएच है, स्लाइटली एसिडिक, 7 पे न्यूट्रल होता है, और ये अल्कलाइन पे एक्टिवेट होता है, ज्यादा एक्टिवेट नहीं हुआ, इसीलिए इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और इसीलिए इसने डैमेज बहुत करा है। तो ये सिमिलर इफेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पीएच डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो गट का पीएच है वो डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंग एक्टिवेशन होगा टॉक्सिन का। तो यहां पर यही बात लिखी है, ऑल स्पीशीज डू नॉट शो सिमिलर इफेक्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन पीएच ऑफ गट, क्योंकि अल्कलाइन पीएच पर जाकर ही वो एक्टिवेट होगा और वो पीएच डिफरेंट है, इन स्पीशीज में डिफरेंट है, इसीलिए डिफरेंट इफेक्ट्स शो हो रहे हैं। मजे आ गए है ना? बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आया इसका क्या है। वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, थोड़ी सी अकल रखनी है। और हम हर तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ कॉन्सेप्ट बेस नहीं आने वाला है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, स्पेशली बीटी कॉटन का हाई रेजिस्टेंस है पेस्ट अटैक के लिए। अब ये कह रहे हैं 4 डिफरेंट एरियाज में फार्मलैंड्स पर बीटी और नॉन बीटी क्रॉप्स को उगाया गया। चारों का एरिया यानी सेम डायमेंशंस थे, मिट्टी की फर्टिलिटी सेम थी, सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, और ग्राफ में हमें पेस्टिसाइड कितना यूज किया है बीटी पर, नॉन बीटी पर, वो बताया गया है। पहले मैं ये वाला पूछती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 फार्मलैंड्स हैज सक्सेसफुली अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिससे बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस हुई है और एग्रोकेमिकल का बेटर यूज यानी लेस यूज हुआ है। और ये हमसे पूछने कि अगर आपको कल्टीवेट करना हो तो आप क्या प्रेफर करोगे, बीटी या नॉन बीटी, एंड व्हाई, बेस्ड ऑन द ग्राफ, बेस्ड ऑन द ग्राफ। आओ इस ग्राफ को समझो। यहां पर ये 4 फार्म एरिया लैंड्स बताए गए हैं, 1 2 3 4, और ये पिंक वाला बीटी है और सिंपल क्रीम वाला नॉन बीटी है, ग्रे वाला। यहां पर कितना पेस्टिसाइड यूज हुआ, कितना परसेंट लीफ एरिया डैमेज हुआ, वो नहीं बोल रहे हैं, कितना पेस्टिसाइड यूज हुआ। बेटा देखो, बीटी कम यूज कर रहा है, बीटी कम यूज कर रहा है, बीटी कम यूज कर रहा है, बीटी कम यूज कर रहा है। बीटी को अगर हम यूज करेंगे तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कम यूज हो रहा है, केमिकल कम यूज हो रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो बीटी प्रेफर करूंगी, पहली बात। दूसरी बात, ये जो नॉन बीटी है ये तो काफी ज्यादा पेस्टिसाइड यूज कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा था वो था कि इनमें से सबसे अच्छा सक्सेसफुल कौन सा है, सबसे सक्सेसफुल। बेटा देखो, अगर सबसे सक्सेसफुल मतलब जिसने सबसे कम पेस्टिसाइड यूज करा, तो ये सेकंड वाला फार्म, इसने बहुत कम पेस्टिसाइड यूज करा, इसने तो फिर भी करा, इसने फिर भी करा, इसने फिर भी करा है। तो मेरा आंसर यहां पर होगा फार्म 2, फार्म 2, फार्म 2। इट शोज बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज। और अगर मैं पर्सनली प्रेफर करूंगी बीटी, क्योंकि यूज ऑफ पेस्टिसाइड इज हाईली रिड्यूस्ड। आप बता भी सकते हैं फार्म 2 क्यों बेटर, क्यों? क्योंकि इसमें सबसे कम पेस्टिसाइड यूज हुआ है। नाउ सेकेंड पार्ट इन्होंने क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट पूछा है कि कॉटन बॉलवर्म्स को इंट्रोड्यूस करा गया ऑन द अबव फार्मलैंड्स। एक और एक्सपेरिमेंटल स्टडी की गई, वहां पे कॉटन बॉलवर्म्स को इन एरिया में डाल दिया, लेकिन कोई केमिकल पेस्टिसाइड को यूज नहीं करा, कोई केमिकल अलाउ नहीं करा, हम आपको पेस्टिसाइड केमिकल नहीं देंगे। ये पूछ रहे हैं बताओ बीटी और नॉन बीटी पर क्या इफेक्ट होगा। बेटा बीटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बीटी तो अपनी रक्षा खुद करता है, उसके बाद खुद बीटी प्रोटीन बन रहा है जिससे वो इस कॉटन बॉलवर्म को मार देगा, अपनी रक्षा कर लेगा। पर नॉन बीटी बहुत डैमेज होगा, क्योंकि आप केमिकली पेस्टिसाइड बाहर से दे नहीं रहे हो, खुद वो रक्षा कर नहीं सकता है, बस यही बात लिखी गई है। बीटी कॉटन के अंदर तो क्राइजीन डाला है, बैक्टीरियम बीटी से जो टॉक्सिक प्रोटीन बनाएगा, ये करेगा वो, यानी नॉन बीटी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द कॉटन बॉलवर्म। मतलब कॉटन बॉलवर्म पर नॉन बीटी का इफेक्ट नहीं है, कॉटन बॉलवर्म का तो बहुत इफेक्ट है, वो तो इसे मार देगा, खत्म कर देगा, हालत बुरी कर देगा, पर नॉन बीटी कॉटन बॉलवर्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एंड द यील्ड ऑफ कॉटन विल डिक्रीज, क्यों? क्योंकि नॉन बीटी विल सकम टू दिस पेस्ट अटैक, पर बीटी कॉटन जो है इट विल किल द और कॉज द डेथ ऑफ द कॉटन बॉलवर्म। तो मैं बीटी को ग्रो करना चाहूंगी, ये मैंने ग्राफ के बेसिस पर और जो कंडीशंस दी हैं उस बेसिस पर क्लियर कर दिया, राइट?
स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो मेन आपको प्रैक्टिस करनी है, लिखने की जो प्रैक्टिस करनी है, उसमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन करनी है, जीन थेरेपी, बस एक बार फुल मार्क लिखने की प्रैक्टिस कर लो, उसी में से आपके 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क के क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसके अलावा आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बीटी कॉटन की प्रैक्टिस करनी है। आरएनए इंटरफेरेंस वो आपका ऑलरेडी आ जाएगा जब आप पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको की बात करोगे। गोल्डन राइस तो इजी है, खैर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जीईएसी पे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। जीएमओ आपको आना चाहिए, उसके यूजेस वगैरह पता होना चाहिए। और बीटी कॉटन, आरएनए इंटरफेरेंस, पेस्ट रेजिस्टेंट, जीन थेरेपी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, पीसीआर, ऑटो रेडियोग्राफी, एलाइजा का एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए। और हाँ, वो बायोपायरेसी पर भी काफी बार क्वेश्चन आया है, बायोपायरेसी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये अपने को करने ही करने हैं प्रैक्टिस। मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा, पेपर्स कैसे जा रहे हैं। हम टाइमली आपके चैप्टर्स देते जा रहे हैं ताकि जब जब टाइम मिले आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। दिस इज मोर देन इनफ। बायोलॉजी में 60+ मार्क्स आने ही आने आउट ऑफ 70। आप बस इतना कर जाओ, इसको अच्छे से लर्न कर जाओ। और अब हम नेक्स्ट जो है वो मिलेंगे जूलॉजी में। हमारा लास्ट चैप्टर बचा एवोल्यूशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स होंगे, तो अभी मैं उसको थोड़ा सा होल्ड करूंगी। और आपके पास ऑलरेडी बायो के ये 5 चैप्टर्स होंगे पढ़ने के लिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड बायोटेक एंड एप्लीकेशंस, ये 5 चैप्टर्स आपके पास में आ चुके हैं जूलॉजी पोर्शन से क्लास 12th के बोर्ड्स के लिए। आई होप ये आपको हेल्प कर रहा है। मेरा टारगेट ये था कि मैं कम से कम टाइम में आपको सारे बोर्ड की प्रिपरेशन करा दूं। बाकी आपने पूरे साल तो पढ़ा ही है, फुल 5-5 6-6 घंटे के वन शॉट्स भी आप कर चुके हैं। तो अब हमें एग्जाम टाइम में कम से कम समय में मैक्सिमम यूज करना है। आई होप ये लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हैं। आपके कमेंट्स मेरे लिए एक सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट भी होगा, मेरे लिए एक फीडबैक भी होगा, और हमारे कनेक्ट रहने का एक जरिया होगा। बस टाइम वेस्ट मत करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और बोर्ड्स में लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं एक बात ध्यान रखना, कोई शॉर्टकट्स मत लिखना। शॉर्ट फॉर्म्स अपने को लिखने की आदत हो गई ना सोशल मीडिया के कारण, मैक्सिमम को max.max लिख दिया, ये काम नहीं करना है। ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख, बिकॉज को BCOZ लिख दिया, नहीं, पूरा बिकॉज लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चंस आते हैं उसे पहले आंसर करो, भले ही वो दूसरे सेक्शन का है, सेक्शन डालो क्लियरली अच्छे से, कैपिटल लेटर्स में सेक्शन लिखो, क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिखो, पूरा प्रॉपर आंसर करो, एक लाइन छोड़कर एक लाइन खींचो, कम जगह बची है तो नेक्स्ट पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट करो। तो ये छोटी छोटी बातों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जहां डायग्राम रिक्वायर्ड है वहां पर डायग्राम जरूर बनाना है। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही रहे हैं क्लास में। तो मिलते हैं एवोल्यूशन चैप्टर के साथ में। ऑल माय लव एंड ऑल माय ब्लेसिंग्स, ऑल द वेरी बेस्ट सारे एग्जाम्स के लिए। बस आपने जो पढ़ा है वही एग्जाम में आ जाए और आप फोड़ दो। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।